टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान और देश के 5 राज्यों की सियासत की। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुकेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से और नमित जैन साहब हमारे साथ भाजपा से हैं। चलिए, रिजल्ट आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और एग्जिट पोल उन्होंने अपना कमाल किया है। सियासत में एक, इसे कहूं कि उथल पुथल मचाने के लिए या फिर सोए चक्षु को जागृत करने के लिए, एक गैप भरने के लिए, चर्चाओं का बाजार गर्म करने के लिए एग्जिट पोल सामने आए हैं। कितने सटीक जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सैंपल के आधार पे करते हैं और उसमें कोई बहुत ज्यादा मतदाताओं को जोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन एक रुझान लेने की कोशिश करते हैं कि एग्जिट पोल में ये है। खैर, लेकिन कई बार सटीक भी होते हैं, उसके आसपास चले जाते हैं, और कई बार फेल भी हो जाते हैं। दोनों ही बातें हैं, लेकिन चर्चा करना लाजमी होगा। हमारे साथ मुकेश जी हैं। तो मुकेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कुछ बिंदु ऐसे हैं जो एग्जिट पोल पे अगर यकीन करते हैं तो महत्वपूर्ण, जिसे हमें कोट करना चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार बनती है जी, तो कांग्रेस पहली बार अशोक गहलोत के नेतृत्व में यह कहा जा सकता है कि जो चर्चाएं थी कि एक गाड़ी में बैठ करके विधायक आएंगे, मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। अगर बीजेपी खुशी एग्जिट पोल पे मना रही है तो कांग्रेस भी मातम नहीं मना पा रही होगी। अशोक गहलोत इस बात से आपको लगता है कि खुश होंगे कि जो दाग उन पे लगता है कि 56-21 और इस बार 9 सीट का आंकड़ा आ रहा था सामने, वो एग्जिट पोल भी 80 के आसपास सीट दे रहे हैं, तो एक राहत की बात हो सकती है यहाँ पे। मैं, अगर आप पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें, जो उन पे आक्षेप लगते रहे हैं, उस हिसाब से तो राहत की बात है, इसमें क्या दो राय है। अगर 80 सीटें आती हैं और लोग जो उनके विरोधी हैं, सीएम के, अशोक गहलोत के जो विरोधी हैं, वो अक्सर कहते हैं इस बात को कि अब बार ये आएंगी, एक गाड़ी में आ जाएंगे, एक स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, टेम्पू में आ जाएंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। एग्जिट पोल कहाँ तक सही है नहीं है वो कहना अलग विषय है, उस पर अपन अलग बात करेंगे। लेकिन ये बात तो किसी के भी गले नहीं उतर रही है कि कांग्रेस जो है वो इतना बुरा प्रदर्शन करेगी कि सब वो, क्योंकि कई एग्जिट पोल जो है वो सरकार बना रहे हैं, और वो एग्जिट पोल जो सरकार बना रहे हैं वो बड़े एग्जिट पोल माने जाते रहे। अब तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो काफी सटीक रहे, माने जाते रहे। ऐसा उनका दावा है, ऐसा और लोगों का भी दावा है जो एग्जिट पोल पे विश्वास करते हैं या उनको लेकर के उनकी मतलब उत्सुकता रहती है बहुत ज्यादा। उनका भी कहना है कि वो एग्जिट पोल, जैसे चाणक्य वाला एग्जिट पोल है, वो बना रहा है, और भी 1-2 एग्जिट पोल जो है वो बना रहे हैं। हालांकि मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं एग्जिट पोल को। उसका कारण ये है कि एग्जिट पोल जो है वो पूरा जो सैंपल सर्वे होना चाहिए, मतलब पूरे वोटर का व्यापक स्तर पे आना चाहिए, वो नहीं है, वो नहीं होते ही नहीं है। कोई टीवी चैनल, कोई मीडिया हाउस वो कर नहीं सकता। वो प्रॉब्लम है कि वो हो नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़े एरिया में घूमना बड़ा मुश्किल काम है, और इतनी जल्दी एग्जिट पोल बन नहीं सकता। एटलीस्ट मिनिमम 10% तो पोलिंग के बाद जो है वो ओपिनियन आनी चाहिए ना वोटर की, 10% वोटर्स की। 10% वोटर कौन कवर करता है? कोई नहीं करता। तो इसलिए एग्जिट पोल जो है वो एक अनुमान तो आप लगा सकते हो, वो अनुमान तो उससे ज्यादा अनुमान के हिसाब से तो 2-3 लोग जो एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये माना जा सकता है, जिसका पहले दिन से ही लग रहा था इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के बाद से ही, कि क्लोज फाइट है, जिसपे एग्जिट पोल भी ठप्पा लगा रहे हैं। कुल मिला के ये बात माने हम? हाँ, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनसे तो यही लग रहा है कि जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बिल्कुल बहुत ही क्लोज फाइट तो है ही, निश्चित तौर पर है। इसमें क्या दो रहा है जी, कोई नहीं, इसमें कोई गंभीर बात, मतलब जुदा बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए नमित जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बात एक ही आती है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, दिल्ली से लेकर के जयपुर तक, कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगी। तो क्या लग रहा है आपको एग्जिट पोल पे? अगर आप कहें कि एग्जिट पोल हमारे पक्ष में जा रहे हैं, तो आपके साइड में बैठे राजेंद्र आर्य साहब का भी दावा होगा, वो भी कहेंगे कि इन एजेंसीज के एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। तो राज या रिवाज या इंतजार? देखिए योगेंद्र जी, रिवाज कायम रहेगा, राज बदलेगा और बदल चुका है, बस घोषणा होनी बाकी है। 3 तारीख का इंतजार है, लगभग 11-12 बजे तक आंकड़े आ जाएंगे। और भाजपा तो पक्का दावा मान सकते हैं? जी बिल्कुल पक्का दावा है, जिससे आप लड्डू बनवा रहे हैं? जी बिल्कुल, लड्डू बन रहे हैं, तैयारियां चल रही है। भाजपा पूरी तरह आश्वस्त है, और लगभग देखिए आप, हम सम्मान करते हैं एग्जिट पोल का, चाहे वो कोई सा भी एग्जिट पोल हो, लेकिन
इनके जो एग्जिट पोल के दावे हैं, हम भी उनको नहीं मानते, क्योंकि ये 110 115 दे रहे हैं, हमारे 130 135 सीटों से ज्यादा हम सीटें लेकर आ रहे हैं। जिस तरह से पूरे 5 साल में राजस्थान का जो माहौल रहा, उसके बाद जो मतदाताओं का जो रुझान था, जो हम जन आक्रोश यात्रा निकाली या जिस भी तरह हम गए जनता के बीच, तो वहां से जो निकल के आया, उसके बाद ये तय हो गया था कि आप देखिए कि 2013 में भी एग्जिट पोल 115 सीट दे रहे थे भाजपा को, आई 163 थी। तो एग्जिट पोल दे रहे हैं, भाजपा की सरकार बना रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी इससे बहुत ज्यादा अच्छे आंकड़े आने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ कह रहा हूं। चलिए आर्य साहब, आपके पास में आना चाहेंगे। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात एग्जिट पोल की है, और एग्जिट पोल कितना एडजस्ट कर पाएंगे, कितना सटीक बैठ पाएंगे, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, ये दावे नहीं किए जा सकते। लेकिन बीजेपी को लगता है कि एग्जिट पोल से भी आगे हट करके इनका अपना पोल है जिस पे वो यकीन करते हैं। आपके सामने कहा कि लड्डुओं का ऑर्डर भी हो चुका है, तो इससे आगे मैं क्या कह सकता हूं? देखिए योगेंद्र जी, एग्जिट पोल नहीं हो सकते, क्योंकि एग्जिट पोल के अंदर आपको पता है कि एवरेज भी अगर अपन लोग विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो बूथों का माने एक संख्या, तो 250 से ऊपर ही है करीब करीब, और हर बूथ पे जाना संभव भी नहीं है। और सैंपल साइज भी जैसे कि करीब करीब 2 लाख के आसपास मतदान हुआ है, कहीं पे 2 लाख से कम हुआ है, तो एवरेज मान के चलिए 2 लाख के आसपास। अब 2 लाख के अंदर अगर 20 से आपने पूछ भी लिया, या क्या पूछा क्या नहीं पूछा, क्या आपने उसका सामाजिक विश्लेषण किया नहीं किया, क्या उसका आर्थिक सामाजिक जो भी है ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर, तो ये एक अपनी जगह है। हाँ ठीक है, ये एक अपने हिसाब से ये जो भी एजेंसीज हैं ये करती हैं, और ये एक परिपाटी है लोकतंत्र की कि चुनाव के बाद में जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद वो एग्जिट पोल वाले अपना कार्यक्रम करते हैं, तो उस तक तो बात ठीक है। लेकिन मैं फिर बता दूं आपको कि इस बार मिठाई राजस्थान की जनता बांटेगी, क्योंकि राजस्थान की जनता जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में खड़ी हुई, और जिस तरीके से उनके घर घर तक माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं पहुंची, लोक कल्याणकारी, उनके भविष्य के लिए, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके मतलब जो जीवन में मतलब तकनीकी मतलब गुणात्मक रूप से जो बदलाव आए, उन बदलावों को देखते हुए जनता ने उस पर वोट दिया। और आपने देखा पिछली वोटिंग की तुलना में 1% के आसपास वोटिंग बढ़ी है। तो वो वोट बढ़ने का कारण यही है कि लोगों को लगा कि अगर हम कमजोर रह गए या हमने उदासीनता रखी, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे को जो ये परिलाभ मिल रहे हैं, या सरकार ने हमें हमारे लिए जो अच्छी योजनाएं चालू की है, वो योजनाएं कहीं ना कहीं ठप पड़ जाएगी। तो इन चीजों को कायम रखने के लिए राजस्थान की जनता ने वोट दिया। इसके लिए पूरा का पूरा श्रेय मैं किसी पार्टी को नहीं देना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता को होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सामाजिक और जो मानवीय चेहरा है, उस चेहरे पे मोहर लगेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे कर्नाटक का चुनाव जीता हमने, और ओपीएस के मुद्दे पे हमने वहां का हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ा। तो आज पूरा का पूरा राजस्थान मॉडल की पूरे देश के अंदर धाक है। बीजेपी वाले कुछ भी कहें, बीजेपी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरे 5 साल नाकाम रही थी, तभी इनके पास में कोई चेहरा नहीं था, हर आदमी टैग लगाए घूम रहा था, लेकिन उनको चेहरा बनाने से माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिया। अब जस्ट एग्जिट पोल की जब बारी आई, तो प्रधानमंत्री के तस्वीरें तक एग्जिट पोल के जो तस्वीरें आ रही है उससे गायब कर दी, उन्होंने जेपी नड्डा का चेहरा लगा दिया। तो आप समझ सकते हो कि वास्तव में एग्जिट पोल क्या आने वाला है, एग्जैक्ट पोल क्या आने वाला है। एग्जिट पोल चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको ये पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे जबरदस्त वाली डिफीट खाने वाले हैं। जी चले, खैर बात अपने अपनी है, दावे अपने अपने हैं, और फिलहाल तो हम दावे पे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि 3 तारीख को ये वक्त जो होगा, इस वक्त की जिसे हम गांव में कहते हैं कि किस तरह की आंधी चलेगी, क्या तूफान मचेगा, ये तो इसी समय तय हो जाएगा कि हाँ अगले 5 साल राजस्थान के किसके हाथों में जाएंगे, और किसकी गारंटी ज्यादा पावरफुल होंगी, किसकी गारंटियां कारगर रहेंगी, कौन गारंटी जो दे रहे थे वो कितने सटीक बैठ पाएंगे रिजल्ट के बाद में। लेकिन फिलहाल जो चर्चा का विषय है वो मुद्दे, दावे और एग्जिट पोल, जिनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। मुकेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार वापस। और अगर हम तेलंगाना एग्जिट पोल की चलिए बात कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट, और तेलंगाना में बीआरएस से सरकार छीनने की इसमें एग्जिट पोल में स्थितियां बता रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात होगी कि साउथ में कर्नाटक के बाद में एक दूसरा राज्य होगा अगर जीतती है तो कांग्रेस। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, आप सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है जो कांग्रेस के लिए
मैं समझता हूं कि बहुत राहत देने वाली बात है। और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके नेता हैं, उनके लिए बहुत जोश दिलाने वाली और देने वाली बात है। वो ये कि अगर आपको ध्यान हो तो आज से 3 या 4 महीने पहले तक कांग्रेस की स्थिति वहाँ तेलंगाना में बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि बीजेपी को और बीआरएस जो टीआरएस थी पहले, उसके बीच में मुख्य मुकाबला बताया जा रहा था। आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। बीजेपी बिल्कुल बाहर है परिदृश्य से और कांग्रेस जो है वो मुख्य मुकाबले में है। और मुकाबले में ही नहीं है, बल्कि बहुत जबरदस्त मुकाबले में है। मतलब बचाव की मुद्रा में बीआरएस जो है वो आ गई है। वहाँ के जो सीएम हैं, मतलब ये बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा उदाहरण है और कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए। जो दूसरे स्टेट में जो लोग हैं, उनको इस बात को ध्यान रखना देना चाहिए। वहाँ पे जो उनका जो अध्यक्ष हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, वो मिस्टर रेड्डी, उस व्यक्ति ने ये हिम्मत दिखाई है कि वो केसीआर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े नेता हैं वो, उनके सामने जाकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसकी परिणति हुई कि केसीआर को दूसरी सीट पे जाके चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मतलब दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं वो। हालांकि मिस्टर रेड्डी भी जो है वो भी एक दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, पर स्थिति ये कर दी उन्होंने केसीआर को बांध के रख दिया उन्होंने अपने चुनाव से बाहर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं जाने दे रहे। मतलब एक मुकाबला करने की स्थिति जो है, आगे बढ़ करके, जिसको हिंदी भाषा में अगर मैं कहूं विशुद्ध देसी भाषा में, पाला देने वाली स्थिति जो है वो वहां के अध्यक्ष ने दिखाई है। कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी राहत की बात है और बहुत ताकत देने वाली बात है। कांग्रेस को अब अपने वर्कर्स को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक मतलब बिखरी हुई सत्ता, बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा अंतर कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास में एक ऐसी टोली, फौज या धरातल का वो कार्यकर्ता है जो आरएसएस से मिला हुआ, समझिए, चाहे उनके अग्रिम संगठनों के माध्यम से, वो उनकी मजबूरी है जी। तो एक स्ट्रक्चर मिल जाता है बूथ से लेकर के तमाम काम के लिए। कांग्रेस को इस ओर ध्यान देना चाहिए, बजाय गारंटी और तमाम चीजों के लिए उन कार्यकर्ता को गारंटी देनी चाहिए कि तेरे को हम मजबूत करेंगे। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वीक वाली जो बात आती है वो आएगी। अब रिजल्ट्स क्या आएंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बना हुआ है, कांग्रेस की स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई है, कार्यकर्ता कम और नेता ज्यादा हैं। मैं वही बताता हूं आपको। कांग्रेस की साथ सबसे बड़ी कमजोरी, आपने सही फरमाया, सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि कांग्रेस में नेता जो है वो सब कुछ होता है, पार्टी सेकेंडरी हो जाती है उसके लिए। और अगर सत्ता आ गई तो सत्ता आने के बाद तो पार्टी का संगठन जो है वो, उसको कोई पूछता नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो भी होते हैं, मंत्री जो भी होते हैं, एमएलए जो होते हैं, वही सब कुछ होते हैं। मतलब वहां पे पदाधिकारी बनेंगे तो उनकी मर्जी से बनेंगे। पीसीसी मेंबर जो होते हैं, इनके जो जिला कांग्रेस में मेंबर होते हैं, वार्ड के अध्यक्ष होते हैं, मंडल अध्यक्ष बनने लगे अब तो, वो सब सारे मतलब पदाधिकारी, ये वो सब बड़े नेता, जो चुने हुए नेता हैं, जो निर्वाचित नेता हैं, बड़े नेता हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, सब उनके कहने से बनेंगे। पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है, अच्छा, सबसे बड़ी कांग्रेस की कमजोरी जो है वो कार्यकर्ता को कंसोलिडेट नहीं करती, संबल नहीं देते हैं, कोई पूछता नहीं है, सब अपने लोगों को पूछते हैं। अपने लोगों से मतलब होता है, मैं एमएलए बन गया तो मुझे मेरे लोगों से मतलब है। वैचारिक तौर पे कोई काम नहीं करता वहां पे। एक कांग्रेस की जो विचारधारा है, उनकी जो दूरदृष्टि है, उनका जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो भी उद्देश्य हैं, जो इतिहास है, उसको बताने वाला इस पार्टी में कोई नहीं है। कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं पता, इनके पदाधिकारियों को भी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते वो, उनको कुछ नहीं लेना देना है। उनको सिर्फ बन गए, नेताजी खुश हैं, मैं बन गया महामंत्री, संतरी, जो भी बनना है मेरे को, मैं बहुत खुश हूं, बस मेरी चलती रहे, नेताजी खुश रहे, मैं अध्यक्ष के सामने खड़ा हो जाऊं, अध्यक्ष खुश हो जाए मेरे को देख के, मैं अध्यक्ष को देख के खुश हो जाऊं। बाकी 5 आदमी जोड़ने का काम नहीं है, 5 आदमियों को पढ़ाने का काम नहीं है। अब वो कार्यकर्ताओं को शिक्षित, अगर वाकई समीक्षा कांग्रेस करेगी, अगर रिजल्ट के बाद, क्योंकि मैं बहुत पहले बोल रहा हूं ये सब चीजें, समीक्षा हर पार्टी करती है और समीक्षा का एक आधार ये भी होगा कि मुझे लगता है कि मार्च में आचार संहिता लग सकती है देश के आम चुनाव की, क्योंकि अप्रैल और मई में चुनाव माना जा रहा है कि उस वक्त चुनाव होगा। तो उस दरमियान ये तमाम पहलू पार्टियां उठाएंगी, लेकिन वक्त इतना नहीं होगा। यही जो कवायद की हुई है, खासकर राजस्थान सहित 5 राज्यों की बात करें, तो मुझे जो लगता है कि पार्टी के सीनियर लीडर्स ने काफी कुछ अपना फोकस रखा है राज्यों में। उसकी एक एक्सरसाइज भी इस सेमीफाइनल के जरिए देखी जा सकती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, नई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं, याद दिला रहा हूं वापस से। 0.53% वोट कांग्रेस ने गेन किया था बीजेपी से, यानी कि ज्यादा वोट लिया था।
इस वोट परसेंटेज में आप अंदाजा लगाइए कि 1,77,000 मत ज्यादा मिले थे, 1,77,699 वोट जब काउंटिंग 200 सीट की हो रही थी तब मिले थे कांग्रेस को ज्यादा। असर देखिए 2013 की तुलना में बीजेपी को सीधा 90 सीट का नुकसान हुआ और कांग्रेस को 79 सीट का बेनिफिट हुआ। ये परसेंटेज की ताकत देखिए, कितना कम परसेंटेज में वोटिंग परसेंट में इजाफा। बहुत ज्यादा नहीं कह सकता मैं इसे कि बहुत एक बम्पर वोटिंग हुई हो, क्योंकि पिछले वोट जो चुनाव था उससे बहुत कम इसे अंतर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी 75.24 है और पहले जो थी वो 74 पॉइंट कुछ थी, तो पॉइंट्स में इजाफा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर इस ओर देखते हैं तो पॉइंट्स का भी इजाफा कितना महत्वपूर्ण, सीटों में कितना बदलेगा, किसके पक्ष में कितना तब्दील हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। नमित जी आपके पास आना चाहूंगा, इस परसेंटेज का असर बताता हूं आपको। कांग्रेस का 3 जिलों में सिरोही, पाली और झालावाड़, और बीजेपी के 7 जिलों में खाते नहीं खुल पाए थे। आपके राज्य जिले बता देता हूं, सीकर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और प्रतापगढ़। आपको एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, इसका यह असर था। अभी एग्जिट पोल दोनों को बराबरी की ओर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि लड्डू ही बनवा रहे हैं हम। तो ये जो गैप है 90 सीट का, आपको लगता है कि ऐसी कोई लहर थी जिसकी वजह से भर जाएगा? जी योगेंद्र जी, देखिए लहर से ज्यादा असर था जो 5 साल का कुशासन रहा, जिससे 5 साल लोग परेशान रहे। आप देखिए, जो आप जिस संभाग की बात कर रहे हैं वो भरतपुर संभाग है, जहां हमारी केवल एक सीट आई थी, वो धौलपुर की आई थी और कोई सीट नहीं आई थी। और वहीं पे अगर हम एग्जिट पोल की बात करते हैं तो एग्जिट पोल वहां में लगभग 12 सीट दे रहा है, 11 से 12 सीट दे रहा है। लेकिन हम तो उससे भी ज्यादा मान के चल रहे हैं। जो कमियां हमारे पिछले चुनाव में रही वो सबको विदित है कि किस कारण से हम चुनाव आ रहे थे, और कुछ परसेंटेज की वजह से। देखिए, कार्यकर्ताओं ने इस बार केवल एक ही चीज का ध्यान दिया कि जिस जगह हम कमजोर रहे पिछली बार, क्योंकि बहुत कम मतों से हम हारे थे। और आप देखिए कि कांग्रेस भी पूर्ण मत से नहीं आई थी, 99 सीटें आई थी और भाजपा 73 सीटों पर अटक गई थी। लगभग 25 सीटों का वो डिफरेंस रहा था, और वो यही डिफरेंस था कि हमारी जो कमजोरी रही, हम जहां कमजोर रहे, हम इस बार उस पर बहुत मेहनत करी हमने, और पूरे 5 साल मेहनत करी है। देखिए 100% जो हमारा आंकड़ा है जिस पर हम बैठे हैं, 130 के आगे हम वहां जा रहे हैं। और जो हमारे, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जो जहां कमजोरी थी वो हमने बिल्कुल पाट ली है। और जो सभाएं जो इन दिनों हुई, चुनावी सभाएं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी रही, जेपी नड्डा जी की रही, अमित शाह जी की रही, योगी जी की रही, इसके अलावा दूसरे जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वो आए, केंद्रीय मंत्री आए, और स्थानीय जो बड़े नेता थे हमारे, सबने सभाएं की। इसके बाद जो जनमानस का जो समर्थन मिला, सभाओं में जो हुजूम उमड़ा, और उसके बाद जो वोटिंग का दिन था वो देखने लायक था। जो लंबी लंबी कतारें थी सुबह से लेकर शाम तक, उससे हम आश्वस्त है। और 100% बिल्कुल की सीटें हमारी आ रही है। सरकार तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन सरकार भी प्रचंड बहुमत से बना रहे हैं। जी योगेंद्र जी। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। आप ही लोगों पर डिपेंड करेगा कि रिवाज बदलेगा या राज। राज बदला तो रिवाज कायम है, और अगर राज बना रहा तो रिवाज को आप लोग तोड़ देंगे। देखिए, निश्चित रूप से रिवाज बदलने वाला है, क्योंकि इस रिवाज को बदलने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कर्मचारियों का रहेगा। कर्मचारी, अभी आप देखेंगे करीबन 5 लाख के आसपास कर्मचारी हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर नए इंक्लूड हुए हैं। तो उनका अगर आप आंकड़ा मान के चलें तो करीबन परिवार का संख्या 5 से जोड़ें तो करीबन 25 लाख के आसपास वो वोटर होते हैं। उसके अलावा महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कि हमारे वृद्ध लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनको सामाजिक सुरक्षा की पेंशन है, चाहे किसान है, हमारे पशुपालक हैं, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने, मतलब उनके पास में डायरेक्ट, जिसको कहते हैं ना कि बेनिफिट उनको हुआ है, मतलब प्रत्यक्ष लाभ उनको मिला है सरकार की योजनाओं का। तो आज जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के बाद में अगर उसको वो ना उसमें वोट में तब्दील कर पाए तो फिर आप सोचिए। तो ये निश्चित रूप से यही सबसे बड़ा गेम चेंजर भी साबित होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि आप देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जिस दिन एग्जिट पोल स्टार्ट हुए, जैसे कल तेलंगाना में वोट पड़े, उसके बाद में उन्होंने 5 बजे के बाद में 5:30 बजे एग्जिट पोल दिखाने शुरू कर दिए, तो उनको बलि का बकरा ढूंढना पड़ा। और वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनको लेके आ गए और हर एग्जिट पोल के अंदर उनका फोटो दिखा रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी कैंपेन के अंदर
प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के अलावा किसी का चेहरा नहीं दिखाया गया। तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से जो अंडर करंट है। और आप देखिए प्रधानमंत्री कोई लोक विधानसभाओं के चुनाव पहली बार नहीं हार रहे, लगातार वो हार रहे। सिर्फ गुजरात और अगर उत्तर प्रदेश देख ले उसके अलावा कहीं पे भी इनकी उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि साहब मोदी मैजिक है, लेकिन क्या मैनिपुलेशन है क्या नहीं है वो एक अलग चीज है। लेकिन राज्यों के अंदर राज्य की सरकारें, राज्य के स्थानीय मुद्दे, और आप देखिए यहां पर आके प्रधानमंत्री जी को उन मुद्दों पे बात करनी पड़ी जो कि मुद्दे थे ही नहीं वास्तव में। सनातन का क्या सिग्निफिकेंस है, या जो हमारा धार्मिक जो मुद्दा है या हिंदुत्व है। अरे भाई आप बुनियादी मुद्दों पे बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, लोगों को कैसे हम नौकरियां दे पाए, युवाओं को कैसे बेहतर भविष्य दे पाए, हमारे लोगों को कैसे अच्छा सामाजिक सुरक्षा दे पाए, कर्मचारियों के लिए, कारोबारियों के लिए, ये तमाम लोग हैं जिनके लिए, और उस पर किसी को कुछ नहीं बोले। और इसका असर आपको 2024 में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 2000 मैं रोकना चाहूंगा राजेंद्र जी, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। खैर रिजल्ट 2023 पे हम फोकस कर रहे हैं, और वो जब रिजल्ट आ जाएंगे यानी कि 3 दिसंबर को, इस वक्त मैं फिर कहना चाहूंगा कि राजस्थान की तस्वीर तो लिखी जा चुकी है, लेकिन वो उसका जो पर्दा होता है वो साफ हो जाएगा, और एक पता लग जाएगा कि हाँ किन सुनहरे सपनों में और हाथों में ये राजस्थान जाने वाला है। तब तक के लिए हम इसी तरह की कुछ चीजें हैं, कुछ दावे हैं, उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक दलों से निकल करके आते हैं। जर्नलिस्टों की क्या राय है, ओपिनियन एग्जिट पोल को लेकर के कितना सटीक जा रहा है, कितना बाजार गर्म रह पाता है, कितना एनर्जी देता है, सुकून देता है, ये तमाम पहलुओं को लेकर के हमने चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।